नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल। आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये विचार किया है कि सभी स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास प्रोवाइड कराई जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश से आने वाले क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी मार्किंग में सहायता करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश क्या था। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारतवर्ष के इतिहास की, तो भारत में दो राज्य ऐसे हैं जिनका इतिहास पढ़े बिना भारतवर्ष का इतिहास अधूरा माना जाता है। एक आपका उत्तर प्रदेश और एक आपका बिहार। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास काल तक इन दो राज्यों ने अपनी भरपूर भागीदारी, हिस्सेदारी निभाई। और चाहे 1857 क्रांति हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों की बात हो, इन दो राज्यों से आपको भरपूर इतिहास देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास। और ये यूपी स्पेशल की क्लास दोस्तों मैं आपको 5 से 6 पार्ट में पूरी करके दूंगा। और टीम SRM एजुकेट की ये गारंटी है, अगर आप हमारा ये वीडियो देख लेंगे तो आपका पेपर में यूपी से प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे वो यूपी का इतिहास हो, चाहे वो यूपी का भूगोल हो, कुछ भी हो, आपका यूपी का प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, सबको बुलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, जैसे आपकी BEO हो गई, लेखपाल हो गई, यूपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं को देखते हुए मैंने ये विचार किया है कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास दी जाए। जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनको मैं क्लास में भी पढ़ा रहा हूं, उनको मैंने यूपी स्पेशल क्लास में भी नहीं पढ़ाया है। तो आज की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आने वाली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी यूपी स्पेशल की परीक्षा में आप जब जाएंगे तो आपको कई सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, कि हमारे प्रदेश का इतिहास क्या था। इतिहास में हम लोग देखेंगे कला एवं संस्कृति, साहित्य एवं साहित्यकार, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक ढांचा। राजनीतिक ढांचे में हम लोग विधानमंडल देखेंगे, सरकार देखेंगे, जिलों की चर्चा देखेंगे, पंचायत एवं नगर पालिका देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का मानचित्र। मानचित्र के द्वारा हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल पूरा देखेंगे। इससे हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु, कृषि, नदियां एवं झीलें, वन एवं वनस्पति, उत्तर प्रदेश की जनगणना, यातायात एवं परिवहन, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे विविध। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। अब अगर दोस्तों परीक्षाओं के प्रश्नों को देखा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश का इतिहास अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो 2 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसके बिना
भारत का इतिहास ही सूना है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक ढांचे की बात करें तो इनसे भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मानचित्र या भूगोल से जब हम लोग बात करते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। जनगणना से निश्चित तौर पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद विविध, उत्तर प्रदेश में बड़ा छोटा ये सब। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग आज की अपनी क्लास, और जितने आपके यार दोस्त साथी हैं उनको जल्दी से जल्दी बुला लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो हमारे प्रदेश का जो प्राचीन नाम था वो मध्य देश था। क्या नाम था? मध्य देश। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 600 ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भारत के इतिहास की जब हम चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बिना भारत का इतिहास सूना सूना लगता है हम लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास समाहित किए हुए है। तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कितने महाजनपद दोस्तों? 8 महाजनपद। 8 महाजनपदों में जो जनपद हैं दोस्तों, सबसे पहला है आपका कुरु। इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, आधुनिक दिल्ली। पांचाल, अहिच्छत्र या काम्पिल्य इसकी राजधानी थी। पांचाल दोस्तों वो क्षेत्र है जो आपका फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, ये सब, बरेली, बदायूं, ये वाला क्षेत्र आपका पांचाल में आया करता था। काशी, वाराणसी, विश्व का सबसे प्राचीनतम जीवित शहर माना जाता है वाराणसी को। वाराणसी ऐसा बताया जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। सूरसेन, मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मल्ल, कुशीनगर, पावापुरी। चेदी, शक्तिमती इसकी राजधानी थी। कोसल, श्रावस्ती या अयोध्या। और कोसल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती या अयोध्या थी। और कल्चरल राजधानी जो थी, सांस्कृतिक राजधानी जो थी कोसल की, वो दोस्तों वाराणसी थी। कौन सी थी? वाराणसी। तो ये दोस्तों थे हमारे 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद स्थित थे? 8 महाजनपद। दोस्तों, आज की क्लास आपको बड़े धैर्य से, इत्मीनान से, आराम से सुनना है, और वादा करता हूं दोस्तों 5 से 6 पार्ट में आपका उत्तर प्रदेश मैं पूरा कर दूंगा, और गारंटी के साथ आपका उत्तर प्रदेश का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो आपका पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, और चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हों। उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर आता है तो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप जरूर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्रदेश में पाषाणकालीन साक्ष्य जो प्राप्त हुए दोस्तों, वो 3 जगह से प्राप्त हुए, प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली। पाषाणकालीन इतिहास मैंने जैसा कि बताया, उत्तर प्रदेश का इतिहास पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आधुनिक काल, हर उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी आपको देखने को, भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। तो प्रयागराज में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो बेलन नदी घाटी के पास प्राप्त हुआ था। यहाँ से दोस्तों मातृ देवी की मूर्ति मिली थी लोहदा नाला के पास से। कहाँ से मिली थी? लोहदा नाला के पास से। नेक्स्ट सोनभद्र में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों वो सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुआ है। चंदौली में जो प्राप्त हुआ है वो चकिया से प्राप्त हुआ है। फिर मानव कंकाल के साक्ष्य प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुए, सराय नाहर और महदहा से प्राप्त हुए। सराय नाहर राय में दोस्तों 14 समाधान प्राप्त हुए थे, जिसके सिर पश्चिम में थे और पांव पूर्व में थे। ये सराय नाहर राय में जो समाधान हुआ करता था उसकी खासियत थी। और जैसा कि आप जानते हैं, झोपड़ी एवं मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील के चोपनी मांडो से प्राप्त हुए थे। चोपनी मांडो
बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है? चोपनी मांडो। हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज, उसमें एक तहसील पड़ती है दोस्तों, मेजा तहसील। वहाँ के चोपनी मांडो गांव है, वहाँ से झोपड़ी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल में चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य प्रयागराज के कोल्डीहवा से प्राप्त हुए थे। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे ये दोस्तों, और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले थे और झोपड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे। तो ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिला प्रयागराज से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की अगर बात करी जाए तो आलमगीरपुर हिंडन नदी और बड़गांव हुलास सहारनपुर से प्राप्त हुए थे। ताम्रयुगीन साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों हम लोगों को? आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास यानी मेरठ और बड़गांव हुलास सहारनपुर के पास से हमें ताम्रयुगीन साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक काल की अगर बात करें 1000 ईसा पूर्व लोहे का आविष्कार हुआ, जिसके साक्ष्य प्रदेश के कासगंज जिले के अतरंजी खेड़ा के नाम से अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। कौन सा है दोस्तों? अतरंजी खेड़ा। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया लोहे के सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलते हैं, तो अतरंजी खेड़ा। प्रदेश अब बात करी जाए तो प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को बुद्ध का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बुद्ध का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बुद्ध का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से अगर बाहर निकलेंगे हम लोग, एशिया की बात करेंगे तो एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। 2 धर्मों को छोड़कर बाकी सभी धर्म एशिया में ही पनपे, पड़े, बढ़े, आगे बढ़े, उनको समृद्धि प्रदान हुई। और एशिया में भी अगर बात करी जाए तो भारत देश में ज़्यादातर सभी धर्म पनपे, बढ़े। तो बौद्ध धर्म या बौद्ध का पालना किसको कहा जाता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में अगर बात करी जाए तो इन्होंने प्रथम उपदेश जो अपने दिए थे दोस्तों, वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जो वाराणसी में स्थित है। और सर्वाधिक उपदेश दोस्तों जो इन्होंने दिए वो दिए आपके श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने जो दिए वो सारनाथ में दिए, जो वाराणसी में स्थित है। और सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। और इन्होंने जो उपदेश दिए थे दोस्तों वो पाली भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? पाली भाषा में। और जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, या पाली भाषा में से धम्म चक्र पवत्तन कहा जाता है। धम्म चक्र पवत्तन। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था या महाज्ञान कहा गया था। महाज्ञान। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने महाज्ञान की प्राप्ति कर ली जब इनको मृत्यु हो गई थी। इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब अगर बात करें जैन धर्म की तो जैन धर्म से भी उत्तर प्रदेश अछूता नहीं रह गया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से लगभग 9 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश से ही थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से थे। अयोध्या जिले से जैन धर्म के 5 तीर्थंकर हुए: ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। ऋषभदेव जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे, अजीतनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर थे, अभिनंदननाथ जो कि चौथे तीर्थंकर थे, सुमितनाथ 5वें और अनंतनाथ 14वें। अगर बात करी जाए बनारस की तो उत्तर प्रदेश के बनारस से 2 तीर्थंकर प्राप्त हुए हमको, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। तो 5 अयोध्या से, 2 बनारस से, 1 कौशाम्बी से जिनको पद्म प्रभु कहा गया और 1 श्रावस्ती से जिन्हें संभवनाथ कहा गया। पद्म प्रभु 6वें तीर्थंकर थे और संभवनाथ 3रे तीर्थंकर थे। तो 5 दोस्तों अयोध्या से, 2 बनारस से, 1
कौशाम्बी से और एक श्रावस्ती से। तो 5 2 7 1 8 और एक 9, तो 24 तीर्थंकरों में से 9 तीर्थंकर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश की दूसरी राजधानी। हर्षवर्धन जो राजा थे वो पुष्यभूति वंश से या वर्धन वंश से संबंधित थे। इनकी जो दूसरी राजधानी थी, प्रथम राजधानी दोस्तों इनकी कौन सी थी, कमेंट करके जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। और जो चीज़ें आपको ना समझ में आए लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से अच्छे से समझा दूँ। तो हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी आप लोगों को कमेंट करके दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए कि हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कौन सी थी और हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। कन्नौज का दूसरा नाम कन्नौज का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो कन्याकुब्ज था, कान्यकुब्ज था। और आजकल कन्नौज को इत्र, हमारे यहाँ कन्नौज जिले को इत्र और इतिहास की नगरी भी कहा जाता है। हर्षवर्धन जो था अंतिम हिंदू राजा था, अंतिम हिंदू शासक था 606 से 647 ईस्वी तक। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग का आगमन 639 से 645 ईस्वी में हुआ। अतरंजी खेड़ा लोहे के प्रमाण की जो चर्चा मिली वो हुएनसांग की किताब में ही मिली। इसकी जो किताब थी दोस्तों वो थी CU की। जो भ्रमण दृष्टांत इसने लिखा वो अपनी एक किताब में लिखा और उस किताब का नाम था दोस्तों CU की। कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है ये किताब कि हुएनसांग किसकी किताब थी। तो किसकी किताब थी दोस्तों, हुएनसांग की किताब कौन सी थी, तो CU की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन द्वारा की गई, जो समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिशेन किसके राजकवि थे, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की ये भी पूछा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना दोस्तों हरिशेन ने की थी, और जो कि राजा समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के साम्राज्य के राजा समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिशेन। अब बात करते हैं प्रयागराज अभिलेख की। तो प्रयागराज में 2 अभिलेख दोस्तों प्राप्त हुए। पहला अभिलेख जिसमें कुमार गुप्त के अभिलेख सर्वाधिक प्राप्त हुए और दूसरे से स्कंदगुप्त के लेख प्राप्त हुए, जिसको प्रयागराज अभिलेख कहा गया। अशोक का स्तंभ लेख प्रयागराज में, ये भी प्रयागराज में ही स्थित है। इसमें अशोक की एक पत्नी थी जिनका नाम था रानी कारुवाकी। इनके द्वारा दिए गए दान का उल्लेख भी मिलता है। भीतरी गुफा अभिलेख, भीतरी गुफा अभिलेख जो था दोस्तों वो गाजीपुर में स्थित है। गुप्त काल में हुए हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें हूणों पर आक्रमण किया था, जिसको स्कंदगुप्त ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही चालाकी के साथ हूणों के आक्रमण को बचा लिया और हूणों को हरा दिया था। तो स्कंदगुप्त ने किस शासक को हराया था दोस्तों, स्कंदगुप्त ने हूणों के राजा तोरमाड़ को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। भारत का प्रथम मंदिर गुप्त काल में प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर बना। संपूर्ण भारतवर्ष का जो पहला मंदिर बना वो दोस्तों गुप्त काल में बना। और कहाँ पर बना दोस्तों, तो ललितपुर जिले, झांसी के पास ऊपर पड़ता है हमारा जिला ललितपुर। अभी जब हम चर्चा करेंगे दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश के मैप की, तो लगभग कुछ इस प्रकार का आपको मैप देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश का। तो ये यहाँ पर सोनभद्र है दोस्तों, ये है ललितपुर और यहाँ पर है झांसी। तो ये ललितपुर वाला जो जिला है वहाँ पर भारत का सबसे पहला मंदिर बना था गुप्त काल में। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सारे वेदों की रचना, रामायण, महाभारत, इन सब की रचना भी लगभग गुप्त काल के आसपास ही हुई थी। और भगवान को मूर्ति रूप जो प्रदान हुआ था, भगवान का मूर्ति रूप में प्रदान जो मिला वो आपके गुप्त साम्राज्य में ही मिला। गुप्त काल में ही भितरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है। ये जो भितरगांव का मंदिर है दोस्तों वो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था।
राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, विक्रमादित्य प्रथम। दोस्तों इतिहास में 16 विक्रमादित्य हुए। कितने विक्रमादित्य हुए? 16 विक्रमादित्य। ये प्रथम विक्रमादित्य हैं, या आप इनको कह सकते हैं ओरिजिनल विक्रमादित्य। 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। अंतिम या 16वां जो विक्रमादित्य था वो कौन था? जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं और कोशिश करके बताइएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं अभी तुरंत आपको कमेंट करके बताऊंगा कि 16वां विक्रमादित्य की जो उपाधि प्राप्त हुई थी वो किसको प्राप्त हुई थी। चलिए, आजीवक संप्रदाय धर्म के संस्थापक भवखली गोशाल थे, सॉरी भवराली नहीं, भवखली गोशाल थे, जिनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। यह एक भाग्यवादी धर्म था जिसको मौर्य शासक बिंदुसार ने अपनाया था। किसको अपनाया था? इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। तो हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में सॉरी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो भवखली गोशाल इसके कौन थे? संस्थापक थे। और इसको अपनाया किसने था दोस्तों? तो मौर्य शासक बिंदुसार ने अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जो सम्राट अशोक ने बनवाया। सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने स्तूपों का? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सारनाथ का धम्मेक स्तूप भी सम्राट अशोक ने बनवाया। अब दोस्तों चर्चा करते हैं हम लोग मध्यकाल के इतिहास की। मध्यकाल के अगर इतिहास की बात करेंगे तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जयचंद जो गढ़वाल शासक थे, कन्नौज के शासक थे, ये दोस्तों संयोगिता के पिता थे और पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से प्रेम हो गया था। इसी कारण जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। ऐसा लिखा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, पद्मावत कविता में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया था और वहीं पर आज भी पृथ्वीराज चौहान की कब्र बनी है। पृथ्वीराज चौहान ये इनकी उपाधि है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पृथ्वीराज का ओरिजिनल नाम क्या था। चलिए, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। 1192 में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, सोचा पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे, और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी जब यहाँ से वापस गया तो उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो भारत में उसको छोड़ गया और यहीं से शुरू हुआ गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस टाइम दोस्तों एक प्रथा चली आई थी, लोग गुलाम बनाया करते थे अपना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल बनाया गया। बदायूं डिस्ट्रिक्ट प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ हमारा पड़ोसी ज़िला है बदायूं, उसका राज्यपाल बनाया गया इल्तुतमिश को। 1211 से लेकर 1236 तक ये राजा रहा था। इल्तुतमिश की बेटी हुई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने इक्तगीन को बदायूं का राज्यपाल बनाया। दिल्ली सल्तनत काल के खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को
कड़ा मानिकपुर, कौशाम्बी तथा प्रयागराज का राज्यपाल नियुक्त किया। कड़ा मानिकपुर बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। कड़ा मानिकपुर की चर्चा आपको प्रागैतिहासिक काल में भी देखने को मिलेगी। कौशाम्बी की चर्चा मिलेगी आपको, प्रयागराज की आपको चर्चा मिलेगी। और ये सभी स्थान प्रयागराज से लेकर आधुनिक काल के, प्रयागराज कह रहे हैं, आदि ऐतिहासिक काल से लेकर, प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक काल के इतिहास तक इन सभी स्थानों की चर्चा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहेगी। तो अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या था, भतीजा था। बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी कर दी इसके साथ, तो ये भतीजा और दामाद इसका दोनों था। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसने कड़ा मानिकपुर, कौशाम्बी तथा प्रयागराज का राज्यपाल नियुक्त किया। शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में ही एक दोस्तों कवि थे जिनका नाम था आमिर खुसरो। आमिर खुसरो, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने आमिर खुसरो का नाम ना सुना हो। आमिर खुसरो, ऐसा माना जाता है इनका जन्म जो हुआ है वो 1253 ईस्वी में तत्कालीन एटा के पटियाली गांव में हुआ था, जो वर्तमान कासगंज में पड़ता है। दोस्तों इनके जन्म को लेकर बहुत ही मतभेद है इतिहासकारों के बीच में, क्योंकि आमिर खुसरो जिनका जन्म पटियाली एटा बताया जाता है, पटियाली से इनका अंत तक कोई भी लगाव नहीं देखा गया। और ज़्यादातर दोस्तों देखा जाता है कि जिसकी जन्मभूमि होती है उसका उससे लगाव बहुत होता है, अधिक होता है। और आमिर खुसरो की अगर बात करी जाए तो आमिर खुसरो का लगाव सर्वाधिक जो था वो दिल्ली से था। ऐसी एक लोक कथा प्रचलित है कि जब आमिर खुसरो पैदा हुए तो इनके पिताश्री इनको बुरके में लपेटकर लेके गए एक सूफी संत के पास, जिसका नाम था दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था दोस्तों? हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि ये भारत का सबसे चिर परिचित व्यक्ति बनेगा एक दिन, और भारतवर्ष के अंत तक इस व्यक्ति की लौ जलती रहेगी, दुनिया में लोग इसको याद करते रहेंगे। शुरुआत में इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की सोबत पाकर इनको हीरा बना दिया गया। अपनी कलम और अपनी तालीम दोनों से ही सूफी आमिर खुसरो ने कई सारी रचनाएं करी, कई सारी किताबें लिखी। और इनकी किताबों में जो सबसे प्रमुख किताब थी दोस्तों, वो किताब थी, इनकी किताबों में सबसे प्रमुख किताब जो थी वो खमसाए खुसरो थी। और इनका एक गीत बहुत प्रसिद्ध है। ये ऐसा माना जाता है, इस पंक्तियों में भी दोस्तों बहुत सारी मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि इसका हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इसकी रचना करी थी, और कई लोग इसको खुसरो के साथ भी जोड़ते हैं। और ये गाना भी दोस्तों आपने सुना होगा, कागा सबतन खाइयो मोरो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मोरे मत खाइयो, इनमें मोरे पिया मिलन की आस। ये गाना बहुत ही प्रचलित हुआ दोस्तों, कई सारे फिल्मों में ये गाना फिल्माया गया, और ऐसा माना जाता है कि ये पंक्तियाँ आमिर खुसरो की थी। और कई लोग इसको हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ भी जोड़ते हैं। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों, कागा सबतन खाइयो मोरो चुन चुन खाइयो मांस, ये मेरे दो नैना मत खाइयो, इनमें मोरे पिया मिलन की आस। आमिर खुसरो खड़ी बोली और हिंदी और फारसी को मिलाकर एक नई भाषा का जन्म दिया इन्होंने, जिसको शंकर भाषा कहा जाता था। और उस टाइम के ये पहले कवि थे जिन्होंने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया और अपनी जो भाषा निकाली, इसको ये हिंदवी कहा करते थे। जो खड़ी बोली ये बोला करते थे,
उसको हिंदी भी कहा करते थे। 7 राजाओं के दरबारी कवि रहे आमिर खुसरो। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा इन्होंने। तबला और सितार के खोज करता थे, तबला और सितार को खोजा। मुकरियों के जन्मदाता, पहेलियाँ जो आजकल पूछी जाती हैं उसके भी जन्मदाता थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी 1485 से लेकर 1517 तक राजा रहे और काफ़ी बलशाली शासक थे सिकंदर लोधी। 1504 में आगरा की स्थापना करी इन्होंने। 1506 में सिकंदर लोधी ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी। मुगल वंश के समय में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। आज आगरा हमारे स्थापत्य कला के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, प्रख्यात है स्थापत्य कला के लिए। और मुगल काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा गया। दोस्तों भारत में 2 ही काल ऐसे हुए जिसको स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा गया। एक आपका गुप्त वंश जिसको स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा गया, और दूसरा आपका मुगल वंश जिसको स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा गया। गुप्त काल में भारत में अनेक मंदिर बने और मुगल काल में लाल किला, दिल्ली का किला, अकबर का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल, इन सब का निर्माण हुआ। तो इस वजह से मुगल काल को भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किले में दोस्तों 2 इन्होंने दीवान बनवाए जिसको दीवाने आम और दीवाने खास कहा गया। लाल किला, आगरे का लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में दोस्तों जहाँ पर आम लोग आया करते थे, एकत्रित हुआ करते थे और राजा यहाँ पर बैठ के आम लोगों की बातों को सुना करते थे और उनको न्याय दिया करते थे। उसके जस्ट पड़ोस में है सामने दीवाने खास, जिसमें केवल खास लोगों की सुनवाई हुआ करती थी या राजमहल से संबंधित जो लोग हुआ करते थे उनके बारे में उनके साथ बैठकर राजा गुफ्तगू किया करते थे। आगरा के पास 1573 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी दोस्तों कई मायने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर के पुत्र सलीम, जिनको जहांगीर कहा गया, उनका जन्म हुआ। अकबर के गुरु थे, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं के नाम पर इनका नाम सलीम रखा गया। जहांगीर, जिनकी पत्नी का नाम नूरजहां था, इनका मकबरा आगरा के एतमाउद्दौला में स्थित है, जिसको एतमाउद्दौला का मकबरा कहा जाता है। आगरा में एक छोटा सा शहर है आज भी, एतमाउदपुर, एतमाउद्दौला या एतमाउदपुर, वहीं पर एतमाउद्दौला का मकबरा स्थित है, जो किनका है दोस्तों? नूर जहां का है। फतेहपुर सीकरी में ही अब इबादत खाना भी है, पंचमहल है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में ही है, जो कि अकबर के धर्म गुरु थे, जिनको अकबर बहुत मान्यता देता था, बहुत मानता था, बहुत सम्मान देता था। इन्हीं के नाम पर इसने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा। 1573 में इसने फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया दोस्तों? राजधानी बनाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक भारत का शासक रहा और भारत के कुछ ही शासक हुए जिनके आगे द ग्रेट लगा। पहले द ग्रेट अशोका, सम्राट अशोक, जिनके आगे द लगता है। और इंग्लिश अगर आप लोग थोड़ी बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, द एक पर्टिकुलर चीज़ के आगे जो बिल्कुल स्पेशल होता है उसके आगे द लगाया जाता है या दी लगाया जाता है। तो द ग्रेट किंग अकबर और द ग्रेट अशोका 2 ही राजा ऐसे हुए इतिहास में भारत के जिनके आगे द लगा। 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इन्होंने इलाहाबाद रख दिया। इसका नाम दोस्तों पहले इलाहाबाद नहीं था, इसका नाम पहले अल्लाहाबाद था। अल्लाहाबाद का मतलब होता है अल्लाह की भूमि, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, अल्लाह निवास करते हैं। उस स्थान का नाम इलाहाबाद किया, जिसे वर्तमान सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया। तो प्रयाग का पहली बार नाम चेंज किया गया 1583 में
अकबर के द्वारा और पुनः नाम चेंज किया किसने? योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के सीएम। पुनः इसको क्या बना दिया? प्रयागराज कर दिया। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी। अकबर ने 1582 में एक नए धर्म जिसका नाम था दीन ए इलाही की शुरुआत करी, जिसको मानने वाला पहला और अंतिम शासक जो था वो था बीरबल। बीरबल जो कि अकबर के मंत्री थे, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को माना। इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया अकबर ने, और इलाहाबाद के किले का जब निर्माण करवाया तो सलीम वहाँ जाकर रहे, यानी जहांगीर इलाहाबाद के किले में जाकर रहे, और वहीं से सलीम ने विद्रोह कर दिया, अकबर के प्रति विद्रोह कर दिया। उसके बाद जब इन्होंने, सलीम ने या जहांगीर ने अकबर का विद्रोह किया और ख़ुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया इलाहाबाद का, तब इलाहाबाद से सलीम का साथ पुर्तगालियों ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? पुर्तगालियों ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1602 में अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या सलीम के द्वारा करी गई, जिसमें सिंह बुंदेला ने मदद की। वीर सिंह बुंदेला ने मदद करी। बुंदेलखंड के शासक थे वीर सिंह बुंदेला। इन्होंने सलीम की या जहांगीर की मदद करी। किसकी हत्या करने में? अबुल फजल। अबुल फजल बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे इनके दरबार के। नेक्स्ट, 1613 में सलीम ने झांसी की स्थापना करी। प्रदेश का एक जिला झांसी, जिसकी स्थापना 1613 में किसने करी दोस्तों? सलीम ने या जहांगीर ने करी। 1732 में झांसी पर मराठों ने आक्रमण किया और राजा छत्रसाल बुंदेलखंड के प्रख्यात शासक राजा छत्रसाल बुंदेला, मौका मिलेगा तो इनके ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी साहसी राजा छत्रसाल बुंदेला ने झांसी को किसे सौंप दिया? बाजीराव प्रथम को सौंप दिया। किसे सौंपा दोस्तों? बाजीराव प्रथम को सौंपा। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक काल के इतिहास की, जिसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या और हम जान सकते हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं आधुनिक काल के उत्तर प्रदेश को। 1707 से लेकर 1947। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। निश्चित तौर से मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये मैं 5 से 6 पार्ट में आपको पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ाऊंगा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपका ख़त्म करा दूंगा। तो आधुनिक काल में अवध का प्रथम नवाब सादत अली खान, जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता था, अवध में दोस्तों आपका लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, इलाहाबाद, फैजाबाद, ये सब क्षेत्र आपके अवध वाले क्षेत्र में आते हैं। और अवध की जो राजधानी थी दोस्तों, वो 2 राजधानी थी। प्रथम राजधानी आपकी फैजाबाद थी, जिसको वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय राजधानी जो थी वो थी लखनऊ। अवध के नवाब आसफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा या भूल भुलैया बनवाया। मुहर्रम मनाने के लिए इसको बनाया गया था। और मुहर्रम जो है दोस्तों, वो मुस्लिम संप्रदाय के सिया लोग जो होते हैं, मुस्लिम में सिया और सुन्नी 2 संप्रदाय हैं, सिया और सुन्नी। तो सिया लोग जो होते हैं वो आपका मुहर्रम मनाते हैं। जब दोस्तों एक बार समय था, लखनऊ में अकाल पड़ा था, तो काम की कमी हो गई थी। जैसा आज के समय में आप देख रहे हैं, चारों तरफ एक अकाल पड़ा है, कोविड-19 कोरोना वायरस, जिससे कोई एक निश्चित प्रांत ही नहीं, कोई एक निश्चित देश ही नहीं, पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी परेशान है। इस टाइम महामारी फैल चुकी है। तो 1707 से 1947 के समय में एक समय ऐसा आया कि लखनऊ में दोस्तों भुखमरी फैल गई, काम कोई बचा नहीं। गोमती नदी का पानी चारों तरफ लबालब भरा हुआ था। तो यहाँ के जो नवाब थे आसिफुद्दौला, इन्होंने सोचा कि जनता को कुछ काम दिया जाए, जिससे जो जनता है उसको पैसे दिए जा सकें।
तो इन्होंने जनता से कहा कि आप एक इमाम बाड़ा बनाएं, पूजा का स्थल, जिसे हम लोग पूजा अर्चना का स्थल भी कह सकते हैं, मुस्लिम लोगों का इबादत खाना कहा जाता है उसको, पूजा का स्थल बनवाया। तो दोस्तों पूरे साम्राज्य में कई लोग ऐसे थे जो काम करना नहीं जानते थे, जिन्हें कुछ आता ही नहीं था। तो एक राजा कैसा होना चाहिए, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक राजा ऐसा ही होना चाहिए, देश का राजा जो हो वह ऐसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने सुबह क्या करते थे, फर्स्ट शिफ्ट में लोग आके इमाम बाड़ा बनाया करते थे। रात में दोस्तों ये उन लोगों को बुलाया करते थे जिनको काम नहीं आता था, उनसे कहते थे कि आप लोग गिराओ। तो सुबह की शिफ्ट में ये बना करता था और रात की शिफ्ट में ये गिराया जाता था। तो बनाने वालों को भी ये पैसा दिया करते थे और गिराने वालों को भी ये पैसा दिया करते थे। तो उस टाइम एक लाइन चली थी जो वहाँ की पूरी प्रजा कहती थी, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। तो ऐसे हमारे राजा हुआ करते थे हमारे इतिहास में। तो बाद में ये भूल भुलैया के नाम से जाना गया। आज हम लोग जो लखनऊ में भूल भुलैया रोमी गेट के पास देखते हैं, रोमी गेट भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। कौन था दोस्तों? वाजिद अली शाह। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और शाह सुजाउद्दौला के साथ। ये जो 1765 की इलाहाबाद की जो संधि हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलाहाबाद की संधि कब हुई? कई बार एग्जाम्स में आपके पूछी गई है, रेलवे में कई बार आई है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में हुई। एग्ज़ाम थोड़ा अगर हार्ड किया गया तो पूछा जाएगा किनके बीच में हुई? रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। जो संधि हुई वो 1764 का बक्सर का युद्ध हारने के बाद हुई थी। किसके बाद हुई थी दोस्तों? 1764 का बक्सर का युद्ध। गंगा नदी के किनारे बलिया के जस्ट पड़ोस में बिहार का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बक्सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाई जिसको कहा गया हड़प नीति। एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है हड़प नीति कौन लाया, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति के तहत इसने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब बात करते हैं 1857 विद्रोह में उत्तर प्रदेश। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे जो सक्रिय प्रांत था वो था हमारा अवध प्रांत। अवध जो था वो सबसे सक्रिय प्रांत था। कई सारे क्रांतिकारी नेता अवध से संबंधित थे जो 1857 की क्रांति से सीधे सीधे रिलेट करते हैं और कई बार इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए, विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल जो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, इनको दोस्तों महक परी भी कहा जाता था। इनका उपनाम था महक परी। इतना इत्र लगाया करती थी, ये दूर से महका करती थी। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व प्रदान किया इन्होंने और अपने बेटे विरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। ब्रिटिश आर्मी के चीफ कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह को निरस्त किया, विद्रोह को दबाया, दमन किया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1857 के विद्रोह में जो क्षेत्र स्वतंत्र हुए वो मेरठ और बरेली का उत्तरी प्रांत था, उत्तरी क्षेत्र था, जिसके शासक नाजिद खां बने। बुंदेलखंड मराठों ने लिया, जिसमें बुंदेलखंड में आपको बताया था राजा छत्रसाल बुंदेला काफ़ी प्रसिद्ध हुए, मराठों के काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे। फर्रुखाबाद, आपका जिला फर्रुखाबाद बंगश पठानों के हाथ गया, आज़ाद करा के बंगश पठानों के हाथ गया। रोहेलखंड रोहेल शासकों के पास गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों। 1857 क्रांति की प्रथम लौ प्रदेश के बलिया जिले के मंगल पांडे द्वारा जलाई गई। 1857 क्रांति की जो पहली चिंगारी थी वो भी भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत से ही भड़की। कहाँ से भड़की दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था मंगल पांडे,
बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में है ये दोस्तों छावनी, बैरकपुर छावनी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे ये मंगल पांडे। किसके सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने के लिए इनकार कर दिया था और 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। इसके बाद इनको फांसी पर लटका दिया गया। अब चर्चा करते हैं दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारी नेता और उनके संबंधित स्थान। कई बार एग्जाम्स में दोस्तों ये पूछा गया है। तो मेरठ से दोस्तों जो थे वो थे कदम सिंह। कौन थे? कदम सिंह। मथुरा देवी सिंह। कानपुर सबसे प्रसिद्ध, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब का ओरिजिनल नाम था धोंधू पंत और तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद पांडु रंग। तात्या टोपे दोस्तों 2 जगह आपको देखने को मिलेंगे, कानपुर में, और दूसरा जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मणिकर्णिका या मनु को ज़रूरत पड़ी तो तात्या टोपे दोबारा झांसी में भी गए। तो तात्या टोपे आपको 2 जगह नेतृत्व करते हुए मिलेंगे। तात्या टोपे बेगम हजरत महल बाद में नेपाल चले गए थे। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ सब कब्जा कर लिया तो ये लोग नेपाल चले गए और नेपाल में इनका एक दोस्त था मानसिंह, उसने मुखबरी करी और अंग्रेज़ों के द्वारा ये दोनों पकड़े गए और मार दिए गए। बात करते हैं झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। लखनऊ से आपको पता ही है बेगम हजरत महल। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। गोरखपुर से गजोधर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान। तो ये थे हमारे दोस्तों कुछ आंदोलनकारी नेता और उनसे संबंधित स्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रट लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि वाराणसी के थे ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? स्वदेशी आंदोलन का। एक आंदोलन चलाया गया जिसमें सभी भारतीयों से यह आग्रह किया गया कि भारत की ही चीज़ों को अपनाना है। स्वदेशी का मतलब जो देश में बनी चीज़ें हैं उनको ही अपनाना है। जैसा कि आज समय आ गया है दोस्तों कि दोबारा स्वदेशी आंदोलन एक बार प्रारंभ हो। आप देख रहे हैं इस वैश्विक महामारी में चाइना ने कोरोना वायरस पर कमांड हासिल कर ली है। वो ऐसा बताया जाता है कि उसने दवाई सब कुछ अपना पहले से ही बना के रखा था और आज वो समय आ गया है कि चाइना कई बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी होल्ड करने जा रहा है। तो उसको पीछे करने का दोस्तों एक ही मकसद है, एक ही चारा है, केवल आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं। और जो दोस्तों दोगले चरित्र के लोग होते हैं उनसे बच के रहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, आप विदेशी ब्रांड पहनते हो, विदेश के लोग अपनाते हो, चीज़ें अपनाते हो, स्वदेशी कपड़े नहीं पहनते हो, अरमानी की जीन्स पहन ली, गुची की जीन्स पहन ली। उन्हीं को अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बाबा रामदेव का विरोध करेंगे। बाबा रामदेव 10,500 करोड़ का टर्नओवर, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम भारत में एकमात्र ऐसा ब्रांड जो वर्ल्ड के हर ब्रांड को टक्कर दे रहा है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, लोग कहते हैं कि बाबा प्रचार करते हैं, बाबा व्यापार कर रहे हैं, तो वो खुलेआम अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, व्यापारी खुलेआम कहते हैं। वो आप पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदेंगे, कहीं भी जाएगा पैसा भारत सरकार के पास ही रहेगा, घूम फिर के भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो मौका आ गया है दोस्तों, स्वदेशी अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं। और बाबा रामदेव की जब मैंने बात करी है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि बाबा रामदेव जिनका एक मंजन आता है दंत कांति, उन्होंने कोलगेट को इतना मजबूर कर दिया कि आज कोलगेट वेद शक्ति उतारने लगा है। ये बाबा रामदेव की ही प्रोडक्ट की ताकत थी, वरना इंग्लैंड अमेरिका के लोग वेद के बारे में क्या जाने। भारतीय लोगों को पागल बनाने के लिए उन्होंने कोलगेट वेद शक्ति उतारा कि वेद की शक्ति आपके कोलगेट में आ गई है अब।
तो ये आप लोगों को केवल और केवल पागल बनाने के कार्यक्रम हैं। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्वदेशी अपनाइए। दोस्तों आपने चाइना को देखा होगा, चाइना विदेश का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है। चाइना का एक भी पर्सन फेसबुक यूज़ नहीं करता है, वहाँ का अलग फेसबुक बना हुआ है। वहाँ पर कोई भी डिलीवरी कंपनी नहीं है, वहाँ पर अमेजन चाइना की ही कंपनी है। टिकटॉक चाइना, जिसके पीछे आज भारत पागल है, टिकटॉक के जो मालिक थे उन्होंने कहा था कि ये जो ऐप है मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो खाली रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, और हंस के उन्होंने कहा था कि हाँ इसके लिए भारत सबसे अच्छा है। तो स्वदेशी अपनाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वदेशी अपनाएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि वर्ष 1920 में आगे चलकर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? सर सैयद अहमद खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी। 1885 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इंडियन नेशनल शब्द कांग्रेस में किसने जोड़ा? कांग्रेस के आगे इंडियन नेशनल शब्द किसने जोड़ा? तो दादा भाई नौरोजी ने जोड़ा। कांग्रेस के अधिवेशन हुए कई सारे, जिसमें से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें भी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, और उत्तर प्रदेश से 72 लोगों में से उत्तर प्रदेश से शामिल होने वाले लोग गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, जानकीनाथ घोषाल, मुंशी ज्वाला प्रसाद, बाबू जमुना दास, लाला बैजनाथ, रामकली चौधरी और शिव प्रसाद चौधरी शामिल थे। 72 लोगों में से 8 लोग उत्तर प्रदेश से ही शामिल हुए। 1885 से 1847 तक प्रदेश में कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में से 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए, जिसमें सर्वाधिक अधिवेशन इलाहाबाद और लखनऊ में हुए। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं जो अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए उनके बारे में। कांग्रेस का अधिवेशन कई बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स में। इलाहाबाद में आपके दोस्तों 3 अधिवेशन हुए, 1888, 1892, 1910। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष हुए। 1910 में सर विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष बने। लखनऊ में 3 सम्मेलन हुए, 1899, 1916 और 1936। 1899 में रमेश चंद्र दत्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1916 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मंच पर आए, यानी कांग्रेस पुनः एक हुई लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंतर्गत। बनारस में 1905 जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कानपुर में 1925 में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षा सरोजनी नायडू थी, जो भारत की पहली गवर्नर बनी। मेरठ में 1946 में जेपी कृपलानी। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर में पुलिस थाने में आग लगाई गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। 6 दिन बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे गए उसको देखकर गांधी जी का मन बहुत कुंठित हुआ, जिससे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह समय था दोस्तों जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। लास्ट में आते आते गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया।
अगर ये आंदोलन वापस ना लिया जाता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। इसके बाद हम लोग तुरंत 1923 स्वतंत्र भारत पढ़ते, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के तुरंत 6 दिन बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसी से कुछ नाराजगी जाहिर करते हुए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी इलाहाबाद में। कहां पर स्थापना करी दोस्तों? इलाहाबाद में। कांग्रेस जिसमें गांधी जी का बहुत हाथ रहा दोस्तों लेकिन किसी भी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी नहीं रहे। आजादी के बाद कांग्रेस से गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैं भारत में एक कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा, क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस के कुछ कार्यकलाप ऐसे रहे जिससे गांधी जी कुंठित हुए और उन्होंने कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी करने का ऐलान किया, लेकिन बाद में उनको मना लिया गया, ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा प्रदेश के कानपुर जिले में। प्रदेश का ही एक जिला है कानपुर, इंजीनियरों का हब, कानपुर IIT। आज ही न्यूज़ आई है कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है 5G से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ के रखेगा। फीडर जो आउट हो जाता है, जो गिर जाता है, उसको संभाल के रखेगा। घर के लाइट्स बंद नहीं होंगे, ये टेक्नोलॉजी अपने आप घर के टीवी, घर के कूलर, घर के AC, रेफ्रिजरेटर्स सब अपने आप बंद कर देगा, बाकी लाइटें अपने आप चलती रहेंगी, शट डाउन कर देगा इन सारी चीज़ों को, जिससे जो फीडर डाउन हो जाते हैं उसमें बहुत सहायता मिलेगी। तो कानपुर में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया, जिसमें लखनऊ की तरफ आती हुई एक ट्रेन को लूट लिया गया। कौन कौन थे दोस्तों? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। इन लोगों ने अंग्रेज़ों की ट्रेन को लूटा, उसमें जो माल था, जो जेवरात था, जो पैसा था, वो सब लूटा और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सभी को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पकड़े गए थे, बाकी सब पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड नोबेल पार्क, भारत के इतिहास का एक काला दिन। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। इन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। तो 27 फरवरी सन 1931 स्थान था इलाहाबाद, अल्फ्रेड नोबेल पार्क। कई बार पूछा गया है ये सवाल भी। 1937 में भारत में प्रथम निर्वाचन हुए, किसकी अध्यक्षता में हुए दोस्तों? लॉर्ड लिन लिथिगो। उस टाइम भारत का लॉर्ड जो था वो लॉर्ड लिन लिथिगो था। प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखा गया। वर्ष 1937 में ही दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो संयुक्त प्रांत इसका नाम कब पड़ा दोस्तों? वर्ष 1937 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से प्रारंभ हुआ 16 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले बलिया जिला में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर दोस्तों? 16 अगस्त 1942 को बलिया जिले से प्रारंभ हुआ। दोस्तों बलिया की अगर बात करी जाए तो बागी बलिया कहा जाता है। देश का एकमात्र ऐसा प्रांत जो आज़ादी से पहले आज़ाद हो चुका था। 1947 से पहले ही बलिया
ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, अंग्रेज़ों को भगा दिया था मार के। तो बलिया एकमात्र ऐसा जिला है पूरे भारत देश का जो 2 बार आज़ाद हुआ। अंत में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। जो वर्तमान में इसका नाम है उत्तर प्रदेश, इसका नाम 24 जनवरी सन 1950 को पड़ा। प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी सन 2018 को मनाया गया। तो ये था दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश का इतिहास। कल हम चर्चा करेंगे साहित्य, साहित्यकार और उत्तर प्रदेश के आगे वीडियो पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए ताकि हमें भी हमारा भी उत्साहवर्धन हो, हमें भी लगे कि हाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए नई नई जानकारियाँ मिली कि नहीं मिली, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। विदा लेते हैं आपसे।